एस्पेक्ट हो गया, एक बहुत सारा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिएगा। जैसे एक चीज कहा कि सबसे पहले डेवलप हुआ इंटरनल ईयर, जिसको मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ कहते हैं, उसमें भी सबसे पहले डेवलप हुआ सेमी सर्कुलर कैनाल। उसके बाद आया कॉक्लिया, फिर डेवलप हुआ मिडिल ईयर। और मिडिल ईयर हम लोगों के अंदर भी जो मिडिल ईयर है, इट इज नथिंग एल्स, ये कोई अलग चीज नहीं है। हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में ह्यूमन का एम्ब्रियो भी जब डेवलप होता है तो उसमें भी यहाँ पे गिल चैम्बर होता है, फिश के जैसा, दोनों साइड में गिल चैम्बर। वही गिल चैम्बर डेवलप हो गया है मिडिल ईयर। तो जाहिर सी बात है कि जब तक कोई गिल से रेस्पायर करेगा और गिल चैम्बर में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, तब तक उसमें मिडिल ईयर डेवलप नहीं होगा। जब गिल चैम्बर खाली हो जाएगा, उसका कोई काम नहीं रहेगा, यानी रेस्पायरेशन में कोई संबंध नहीं है, तब वो हियरिंग में मदद करेगा। इसलिए ये जो मिडिल ईयर है डेवलप्ड है ओनली इन टेट्रापोड्स। और ये भी एक बात है कि मिडिल ईयर इज रिलेटेड ओनली टू हियरिंग फंक्शन, जो आगे हम लोग देखेंगे। और लास्ट में आया एक्सटर्नल ईयर। पहले तो एक एपर्चर के रूप में आया, बाद में एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आ गया और फिर पिन्ना आ गया। तो अब हम लोग ह्यूमन ईयर को डिस्कस कर रहे हैं। तो ह्यूमन ईयर का एक रफ डायग्राम बनाया है, यहाँ पे देखिएगा, ये रफ डायग्राम है। ये वाला पार्ट है पिन्ना, दिस पार्ट इज पिन्ना। पिन्ना के बाद ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के आखिरी सिरे पे ये टिम्पैनम है, जिसको ईयर ड्रम कहते हैं। और ये टिम्पैनम पार्ट है इस मिडिल ईयर का, दिस इज द मिडिल ईयर, उसी का हिस्सा आगे वाला है टिम्पैनम। और आप देख रहे हैं कि दिस मिडिल ईयर इज कनेक्टेड टू द फेरिंग्स। यहाँ नीचे है फेरिंग्स। यस सर। फेरिंग्स से कनेक्टेड है मिडिल ईयर बाय द कनेक्शन कॉल्ड यूस्टाशियन ट्यूब। ये जो ट्यूब है, ये जो ऐसा कनेक्शन आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इट इज द यूस्टाशियन ट्यूब, जो मिडिल ईयर को जोड़े हुआ है फेरिंग से। और यूस्टाशियन ट्यूब में हम लोगों ने पढ़ा भी है, टिश्यू में भी यूस्टाशियन ट्यूब के वॉल में कार्टिलेज होता है, विच आर इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज जो हम लोग के पिन्ना में भी है, these are also present in the eustachian tube which of the middle ear, which connect the middle ear to the pharynx। तो pharynx से जुड़ा हुआ, और pharynx is the part posterior to the buccal cavity। buccal cavity के पीछे का हिस्सा है pharynx, और pharynx से जुड़ा होता है ये middle ear। अब देखिएगा मिडिल ईयर में यहाँ पे 3 बोन है, छोटा छोटा। एक तो माइलियस है, दूसरा इनकस है, तीसरा स्टेप है, जिस पर बात करेंगे हम लोग। और माइलियस, इनकस और स्टेप जुड़ा हुआ है टू द वॉल ऑफ द मिडिल ईयर। तो माइलियस ये है, यहाँ पे ये 2 लिगामेंट है, इसको एंटीरियर लिगामेंट कहते हैं, इसको सुपीरियर लिगामेंट। एंटीरियर लिगामेंट, सुपीरियर लिगामेंट। ये इनकस को जोड़ रहा है तो इसको लिगामेंट ऑफ इनकस कहते हैं। और ये स्टेपेडियल मसल है, दिस वन स्टेपेडियल मसल, जो स्टेप्स को जोड़ रहा है टू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द मिडिल ईयर। जैसे स्टेप सबसे छोटा बोन है, वैसे ही स्टेपेडियल मसल इज द स्मॉलेस्ट मसल इन आवर बॉडी। तो सबसे छोटा बोन हम लोगों के शरीर का कान के अंदर है स्टेप्स, और उसको जोड़ने वाला मिडिल ईयर के वॉल से सबसे छोटा मसल स्टेपेडियल मसल, उससे छोटा मसल बॉडी में दूसरा नहीं। और उसके बाद देखेंगे ये कॉक्लिया, इसको सीधा बना दिया है। कॉक्लिया देखिए यहाँ पे ऐसा लगता है, 2 कंप्लीट टर्न है और एक इनकम्प्लीट, यहाँ पे सीधा बनाए हुए हैं। और इसमें कॉक्लिया में फिर 3 डिवीजन है। आप देखिए ऊपर वाला डॉर्सल साइड में स्केला वेस्टिबुलाई, बीच वाला पार्ट है स्केला मीडिया, और नीचे वाला स्केला टिम्पैनी। ये सब डिटेल डायग्राम बनाएंगे, इस पर डिटेल बात करें। फिलहाल बात करते हैं हम लोग एक्सटर्नल ईयर, दिस वन। आप देख रहे हैं 2 पार्ट है, ये पिन्ना है और ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। डायग्राम आपके कॉपी में भी है, यहाँ भी बना हुआ है। तो ये जो पिन्ना आप देख रहे हैं, दिस वन पिन्ना, ये जो पिन्ना है, हम लोग का कान है, उसका देखने का जरूरत है, कान देख सकते हैं, दिस वन पिन्ना। इट इज स्लैंटिंग, स्लैंटिंग कर रहा है मतलब तिरछा है, ऐसा है, ऐसे।
attached to the posterolateral sides of the head. एक राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड से ऐसे जुड़ा हुआ है, तिरछा है, स्लांटिंग। और कान स्ट्रेट नहीं होता है, ये ग्रूव्ड होता है। ग्रूव्ड यानी इसमें खांच है, ऐसे देखिए इसी में फंसाया हुआ है इसको, ये खांच है, ग्रूव्ड है और थोड़ा सा ट्विस्टेड है। तो पिन्ना ये लार्ज है, स्लैंटिंग पोजीशन है, अटैच्ड टू द पोस्टेरोलैटरल साइड्स ऑफ द हेड। पिन्ना इज स्लाइटली ट्विस्टेड, हल्का सा मुड़ा होता है, हल्का सा ट्विस्टेड है, एंड ग्रूव्ड, खांच भी है। इट इज सपोर्टेड बाय इलास्टिक कार्टिलेज। पिन्ना के अंदर जो कार्टिलेज है वो इलास्टिक कार्टिलेज, तो इसलिए इलास्टिक कार्टिलेज है, इसलिए आराम है। अगर मान लीजिए ये यहाँ पे बोन होता, पिन्ना में ये बोन होता, तो इधर जहाँ पे थोड़ा दबता तो बोन टूट जाता, और सोते तो ऐसे ही टूटता। इधर इधर मरोड़ दीजिए, वैसे ही इतना फ्लेक्सिबिलिटी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का कारण है कि ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ है। तो ये ग्रूव्ड है, खांच है ऐसे, और थोड़ा ट्विस्टेड है और थोड़ा स्लैंटिंग है। पिन्ना एक्ट्स लाइक रडार। अच्छा, जो रडार का काम होता है वही काम पिन्ना है। तो जैसे साउंड वेव आ रहा है, मान लीजिए कि ऐसे हेड इधर से साउंड वेव जा रहा है, तो टकराएगा पिन्ना से, इट विल स्ट्राइक द पिन्ना। पिन्ना से टकराने के बाद ये ग्रूव्ड है, तो इस साउंड टकराएगा और उसके बाद इट विल बी डायरेक्टेड इनटू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये साउंड वेव इंटर कर जाएगा फिर कहाँ पे? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो पिन्ना is slanting in position, present on posterolateral sides of the head. It is slightly twisted and grooved, and it is supported by elastic cartilage. The primary function of pinna is to collect the sound waves. Means it acts like radar or sonar. ये रडार के जैसा काम करता है, साउंड वेव को कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करने के बाद इसको डायरेक्ट करता है, इसको अंदर जाने में मदद करता है, इनटू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो पिन्ना इज प्रेजेंट ओनली इन मैमल्स, एब्सेंट इन प्रोटोथेरिया, प्रोटोथेरिया में नहीं है। तो पिन्ना इज फाउंड ओनली इन यूथेरिया एंड मेटाथेरिया, मार्सुपियल। बाकी जितना भी है प्रोटोथेरिया मैमल है, और रेप्टाइल, बर्ड, एम्फीबिया, फिश, कहीं भी पिन्ना नहीं। पिन्ना is found only in eutheria and metatheria, including human. अब ये जो पिन्ना है हम लोग में तो फिक्स्ड है, देखिएगा ये मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन जानवर में देखिए, गाय भैंस सब में देखिएगा कान हिलाता रहता है, जिधर से साउंड आ रहा है उसी डायरेक्शन में वो अपना तो उसमें उसी डायरेक्शन में पिन्ना को कर देगा, जिससे आसानी से साउंड को कलेक्ट कर सके। तो कान जो मूव करता है, अपना पोजीशन थोड़ा सा चेंज करता है, ये दाएं बाएं इसे हिलाता है, वो साउंड वेव को ठीक से कलेक्ट करने के लिए, ठीक से सुनने के लिए, और उसके लिए मसल्स होता है। पिन्ना को मूव कराने के लिए मसल होता है, तो मसल तो हम लोग में भी है, बट इट हैज बिकम वेस्टिजियल। अब वेस्टिजियल कहने का मतलब है नॉन फंक्शनल है, लेकिन बहुत डिजनरेटेड है, डेवलप नहीं है, और कोई फंक्शन उसका नहीं है। लेकिन ह्यूमन को छोड़ के आप देखिए बहुत सारे एनिमल्स में तो पिन्ना काफी फंक्शनल है, अपना मूव करता है। तो खैर हम लोगों में पिन्ना इज इमूवेबल बिकॉज द मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ पिन्ना हैज बिकम वेस्टिजियल। तो ये हो गया पिन्ना। अब देखिए एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ध्यान से देखिएगा। तो ये सीधा ट्यूब नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहां से यहां एकदम स्ट्रेट है। अब देखिएगा, फर्स्ट इट इज मूविंग इनवर्ड एंड अपवर्ड। ये इनवर्ड ऐसे अंदर आ रहा है और अपवर्ड किधर जा रहा है? ऊपर। एंड देन इट इज मूविंग इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। पहले इनवर्ड एंड अपवर्ड और फिर इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो इट इज जिगजैग कैनाल। जिगजैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा कैनाल।
पहले जा रहा है ऊपर, इनवर्ड एंड अपवर्ड, और फिर मूविंग इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो अगर किसी स्ट्रेट ऑब्जेक्ट को, मान लो कोई सीधा स्ट्रेट कोई चीज है, आप उसको डालिएगा तो इट विल फेल टू रीच द टिम्पैनम। यस ये टिम्पैनम तक नहीं पहुंचेगा, यहीं पे अटक जाएगा। लेकिन अगर ये सीधा रहता तो सीधे टिम्पैनम तक आता। तो ये इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा है, पहले ऊपर जा रहा है, फर्स्ट मूविंग अपवर्ड, और फिर नीचे आ रहा है। तो उसके कारण कोई स्ट्रेट ऑब्जेक्ट जब कान में जाएगा तो इट विल फेल टू रीच डायरेक्टली अप टू द टिम्पैनम। तो इस तरह का काम होता है प्रोटेक्शन टू द टिम्पैनम। ये इस तरह का जो शेप है उससे हम लोगों के कान का पर्दा या टिम्पैनम को सेफ्टी मिला हुआ है। नाउ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इन ह्यूमन is 2.54 सेंटीमीटर इन लेंथ। हम लोगों में एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की जो पूरी लंबाई है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये 2.54 सेंटीमीटर फिक्स है, सब में उतने होता है, 2.54 सेंटीमीटर। एंड इट इज सपोर्टेड बाय, ये आगे की ओर जो हिस्सा है, आगे वाला जो हिस्सा है, दिस वन, ये वाला, इट इज सपोर्टेड बाय हाइलाइन कार्टिलेज। यहाँ पे हाइलाइन कार्टिलेज होता है, और पीछे का हिस्सा इट इज सपोर्टेड बाय बोन। ये हाइलाइन कार्टिलेज होगा यहाँ, और पीछे होगा बोन। और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का जो ल्यूमेन है, अंदर जो स्पेस है, इट इज लाइंड बाय स्किन। इसका अंदर का लाइनिंग स्किन का है, और स्किन में काफी ज्यादा हेयर्स है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के स्किन में शुरुआत, एंटीरियर रीजन में काफी ज्यादा हेयर्स है, और उसके अलावा सेरुमिनस ग्लैंड्स हैं। सेरुमिनस ग्लैंड यानी वैक्स ग्लैंड। वैक्स ग्लैंड नाम से भी आप समझ सकते हैं, ये सिक्रीट करता है ईयर वैक्स। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में काफी ज्यादा हेयर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ हेयर्स, और उसके साथ सेरुमिनस ग्लैंड्स हैं। सेरुमिनस ग्लैंड, जिसको वैक्स ग्लैंड भी कहते हैं, ये ईयर वैक्स सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट्स ईयर वैक्स। तो कान का जो साफ करते हैं, कान का सफाई करते हैं, तो उसमें से जो गंदगी निकलता है वो एक्चुअली उसके साथ मिक्स होता है ईयर वैक्स। ये जो हेयर्स हैं और ईयर वैक्स है, दोनों का काम होता है फिल्टरेशन ऑफ एयर। दे ट्रैप एनी डस्ट पार्टिकल और एनी फॉरेन पार्टिकल एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम इंटरिंग इनटू द एक्सटर्नल ईयर। ये कोई भी डस्ट पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल जो कान में इंटर कर रहा है, तो कान में मौजूद यहाँ पे हेयर्स है, बाल है काफी ज्यादा, वो उसको उलझा लेगा। और साथ ही साथ जो वैक्स ग्लैंड है, सेरुमिनस ग्लैंड, वो उसको चिपका लेगा। तो कान साफ करते हैं तो वही वैक्स, ईयर वैक्स में चिपका हुआ डस्ट पार्टिकल और फॉरेन पार्टिकल्स होता है। तो इसका काम है एक्सटर्नल ईयर को प्रोटेक्ट करना। अगर ये हेयर्स और सेरुमिनस ग्लैंड नहीं होगा तो कोई भी डस्ट पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल सीधा चला जाएगा टिम्पैनम पे, सीधा टिम्पैनम पे, तो इसको यही ट्रैप कर लेता है, रोक लेता है, तो प्रोटेक्टिव हो गया। आगे की ओर सपोर्टेड है हाइलाइन कार्टिलेज, पीछे की ओर सपोर्टेड है बोन से। और काम तो आप जानते ही हैं, इसका काम है टू प्रोवाइड पैसेज टू द साउंड वेव्स अप टू द टिम्पैनम। तो पिन्ना साउंड वेव कलेक्ट करेगा और फिर वो साउंड वेव पास करेगा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से और जाकर टकराएगा टू द टिम्पैनम। ये इससे टिम्पैनम से टकराएगा। तो इसका सीधा सा मामला है हियरिंग से। एक्सटर्नल ईयर इज रिलेटेड ओनली टू हियरिंग फंक्शन। इसका काम सिर्फ हियरिंग से। पिन्ना का काम हो गया साउंड वेव को कलेक्ट करना, और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का काम हो गया साउंड वेव को पैसेज देना। और साथ ही साथ अगर कोई फॉरेन पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल जाना चाह रहा है अंदर तो उसको ट्रैप कर लेना। उसके लिए काफी ज्यादा हेयर्स हैं और सेरुमिनस ग्लैंड या वैक्स ग्लैंड, ठीक है। तो ये हो गया एक्सटर्नल ईयर। और हिस्ट्री तो बता ही दिया, एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट इन
cyclostome, fishes, as well as in amphibia. और रेप्टाइल और बर्ड में है या प्रोटोथेरिया में तो ये सब नहीं है, पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल नहीं है, और सिर्फ छेद होता है कान का। अब देखिए मिडिल ईयर, दिस वन मिडिल ईयर, ये हमने अभी कहा इट इज द मॉडिफाइड गिल चैम्बर, जिसको ऑपरकुलर चैम्बर या ब्रैंकियल चैम्बर भी कहते हैं। आप ब्रैंकियल वर्ड यूज कीजिए या ऑपरकुलर कहिए या गिल चैम्बर कहिए या फेरेंजियल कैविटी कहिए, सब एक ही है। फेरेंजियल चैम्बर कहें, गिल चैम्बर कहें, ब्रैंकियल चैम्बर कहें या ऑपरकुलर चैम्बर, सबका एक ही मतलब है, यही है। ये मॉडिफाई कर गया हम लोगों में टेट्रापोड्स में, फ्रॉग से लेके ह्यूमन तक में मिडिल ईयर। और मिडिल ईयर कनेक्टेड है फारिंग से बाय दिस यूस्टाचियन ट्यूब व्हिच इज सपोर्टेड बाय इलास्टिक कार्टिलेज। अब देखिए ये टिम्पैनम, दिस वन टिम्पैनम, ये टिम्पैनम। टिम्पैनम का जो डायमीटर है वो लगभग 10 मिलीमीटर के आसपास होता है। टिम्पैनम का एक खासियत है ओरिजिन का ये कि आप देखिए ये जो टिम्पैनम है अपने आप में इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, ये स्मूथ मसल का बना हुआ है, लेकिन इसका ये जो बाहर का कवर है दिस वन, इट इज मेड अप ऑफ द स्किन व्हिच इज लाइनिंग द इनर वॉल ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का ये जो स्किन है वही इसको बाहर से कवर कर रहा है। तो इट इज एपिडर्मल एपिडर्मिस, ये एपिडर्मल है। और मिडिल ईयर, अभी बार बार कह रहे हैं कि मिडिल ईयर इज द मॉडिफाइड ऑपरकुलर चैम्बर और गिल चैम्बर, और हम लोग सब लोग जानते हैं कि गिल चैम्बर या गिल जो होता है वो एंडोडर्मल होता है, फेरेंजियल रीजन एंडोडर्मल है, तो इसलिए गिल चैम्बर इज एंडोडर्मल। तो गिल चैम्बर को जो लाइन कर रहा है, गिल चैम्बर का वॉल का जो लेयर है वो इसका इनर सरफेस बनाता है। तो बड़ा पिक्यूलियर ओरिजिन है। आप देखिए इसका बाहर वाला जो सरफेस है टिम्पैनम का वो एपिडर्मल है, एक्टोडर्मल है। खुद टिम्पैनम जो ओरिजिनल टिम्पैनम है वो तो मेसोडर्मल है बिकॉज बना है मसल्स का, और इसका इनर लेयर ये जो लाइनिंग है इट इज एंडोडर्मल, क्योंकि ये पार्ट है किसका, मिडिल ईयर का। तो ये एंडोडर्मल है, ये मेसोडर्मल है, ये एक्टोडर्मल, और बड़ा तीनों ओरिजिन बहुत पिक्यूलियर है। तो ये जो टिम्पैनम या ईयर ड्रम है वो तो खुद बना हुआ है मेसोडर्मल मसल्स का है, स्मूथ मसल्स का, लेकिन उसका जो बाहर का सरफेस है यानी जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का है उसके ऊपर जो एपिथेलियम है वो एक्टोडर्मल है, यानी वही स्किन का पार्ट है जो हम लोगों का एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और अंदर से जो सरफेस है वो बना हुआ है एंडोडर्मल, बिकॉज वो यही पार्ट है जो इसको कवर कर रहा है, लाइन कर रहा है इस मिडिल ईयर को। तो थोड़ा पिक्यूलियर है। अब अगर मिडिल ईयर को अगर टिम्पैनम को देखिएगा बाहर से तो इट इज कॉन्वेक्स, इधर से आप देखिएगा तो कॉन्केव है, और अगर मिडिल ईयर से देखिएगा तो कॉन्वेक्स है। तो हम लोग इधर से देखें एक्सटर्नल ईयर से, तो एक्सटर्नल ईयर से जब आप देखिएगा तो दिस टिम्पैनम इज कॉन्केव, ये अंदर कॉन्केव है, एंड कॉन्कैविटी इज मैक्सिमम इन दिस रीजन। कॉन्कैविटी सबसे ज्यादा इस जगह पे है जिसको हम लोगों ने लिखा है अम्बो, ये कॉन्केव है, इनर सरफेस इज कॉन्केव, कॉन्कैविटी इज मैक्सिमम इन दिस रीजन व्हिच इज कॉल्ड अम्बो। तो जब साउंड वेव यहाँ से कलेक्ट होगा पिन्ना से और पास करेगा एक्सटर्नल ईयर से, इट विल स्ट्राइक द टिम्पैनम, ये साउंड वेव स्ट्राइक करेगा टिम्पैनम को, तो टिम्पैनम विल वाइब्रेट, टिम्पैनम में वाइब्रेशन होगा। और क्योंकि सबसे ज्यादा कॉन्कैविटी इस जगह पे है अम्बो में, तो वाइब्रेशन मैक्सिमम इसी अम्बो पे होगा, इसी वाइब्रेशन सबसे ज्यादा। अब मिडिल ईयर में 3 बोनियो साइकिल है, इनका काम है कि टिम्पैनम पे जो वाइब्रेशन है उसको पहुंचा देना ओवल मेम्ब्रेन पे यानी कॉक्लिया तक।
और पहुंचाना ही नहीं है, उसको कई गुना ही बढ़ा देना है, इंटेंसिफाई कर देना। तो 3 बोनियो साइकिल है, मैलियस, इनकस एंड स्टेप। फर्स्ट बोनियो साइकिल इज मैलियस। पहला जो बोनियो साइकिल है मैलियस है, दिस वन, हैमर शेप, हथौड़े के जैसा होता है। It develops from the articular bone. आर्टिकुलर बोन हम लोगों का जबड़े का बोन है, वो उससे डेवलप होता है, आर्टिकुलर बोन से। पहला बोनियोसाइकिल या ईयरोसाइकिल जिसको मैलियस कहते हैं, ये हथौड़े के जैसा हैमर शेप्ड है और ये कनेक्टेड होता है टू द डॉर्सल वॉल ऑफ द मिडिल ईयर, डॉर्सल वॉल ऑफ द मिडिल ईयर बाय 2 लिगामेंट, ये वाला एंटीरियर लिगामेंट और ये सुपीरियर लिगामेंट। और ये इसका हैंडल है, ये हैंडल ऑफ द मैलियस इज लूजली अटैच्ड टू द अम्बो, ये हैंडल लूजली अटैच्ड होता है अम्बो से। अब देखिए दूसरा बोनियोसाइकिल, इट इज इनकस। इनकस इट इज एनविल शेप। एनविल शेप यानी हंसुए के जैसा होता है, जैसा हंसुआ होता है वैसे ही शेप वाला ये एनविल शेप। एंड इट डेवलप्स फ्रॉम क्वाड्रेट बोन, इसका डेवलपमेंट होता है क्वाड्रेट से। इस पर क्वेश्चन आता है ओरिजिन से। मैलियस डेवलप्स फ्रॉम आर्टिकुलर बोन, इनकस डेवलप्स फ्रॉम क्वाड्रेट बोन। इट इज एनविल शेप, हंसुए के जैसा है। एंड इट इज कनेक्टेड टू द डॉर्सल साइड ऑफ द मिडिल ईयर बाय दिस लिगामेंट, जिसको लिगामेंट ऑफ इनकस कहते हैं। आपके असाइनमेंट में बना हुआ है, लिखा भी हुआ है, वो लिगामेंट ऑफ इनकस। अब देखिए ये तीसरा जो बोन है, ये स्मॉलेस्ट बोन है, स्टेप्स। स्टेप्स स्टीरअप शेप्ड है। स्टीरअप यानी घोड़े का रकाब। घुड़सवार को आप देखिएगा, वो अपना पैर रखता है, घोड़े के पीठ से दोनों तरफ लटका हुआ रहता है, तो पैर रखता है, रकाब होता है जिसके ऊपर उसको जूता उतना या उसमें पैर घुसाता है, वैसे ही रकाब के जैसा है, स्टीरअप शेप। और ये इसका स्टेपेडियल प्लेट है। और ये जो आप हिस्सा आप देख रहे हैं कॉक्लिया है, दिस पार्ट यहाँ से कॉक्लिया है, तो कॉक्लिया का ये जो मेम्ब्रेन है इसको ओवल मेम्ब्रेन कहते हैं। दिस मेम्ब्रेन इज ओवल मेम्ब्रेन, आपके असाइनमेंट में है और इसका हम बनाएंगे भी बाद में। और ये है रोटेंडल मेम्ब्रेन। तो स्टेपेडियल प्लेट इज इन कांटेक्ट टू दिस ओवल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे आप देखिएगा स्टेपेडियल मसल है जिसको पीछे से जोड़े हुआ है। अब देखिए ये जो स्टेप्स है इसका ओरिजिन है हायोमैंडिबुलर बोन। हाइड बोन हो गया, फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, मैंडिबल हो गया, लोअर जॉ। तो हायोमैंडिबुलर यानी हाइड बोन और मैंडिबल से। तो ओरिजिन बहुत ध्यान से रखिएगा। मैलियस फर्स्ट बोनियोसाइकिल, हैमर शेप, इट डेवलप्स फ्रॉम द आर्टिकुलर बोन, इट इज connected to the dorsal side of the middle ear by 2 ligament, anterior and superior ligament. The handle of the malleus is loosely attached to the umbo. Umbo, it is the concave part of the middle concave part of the tympanum. Now the second boniocycle is incus, anvil shaped, हंसुए के जैसा। It develops from quadrate bone. It is attached to the dorsal side of the middle ear by this ligament of incus. And the joint in between the malleus and incus is known as, ये जो joint आप देख रहे हैं, it is actually the hinge joint. इसको hinge joint कहते हैं। joint पढ़ेंगे, hinge joint जैसे केहूनी का joint है, ये केहूनी वाला joint है ये। तो एक ही साइड में ऐसे मुड़ रहा है, ऐसे मुड़ रहा है, ऐसे चाहेंगे तो नहीं मुड़ेगा, तो एक साइड में ही मूवमेंट हो रहा है, तो इसको कहते हैं hinge joint। joint मसल में पढ़ाएंगे भी। इसी तरह घुटना का है नी ज्वाइंट, वो भी हिंज ज्वाइंट है, एक ही साइड में मूव करेगा, तो ये भी हिंज ज्वाइंट है। तो हिंज ज्वाइंट का बड़ा अच्छा एग्जांपल है ये एल्बो ज्वाइंट, नी ज्वाइंट घुटना का, और उसके अलावे ज्वाइंट इन बिटवीन द मैलियस एंड इनकस इन द मिडिल ईयर। अब तीसरा जो है ये स्टेप्स, स्टीरअप शेप्ड है, घोड़े का रकाब के जैसा, स्मॉलेस्ट बोन है। इट इज अटैच्ड टू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द मिडिल ईयर बाय दिस स्मॉल मसल, जिसको स्टेपेडियल मसल कहते हैं। और ये जो ज्वाइंट है इनकस और स्टेप्स के बीच, इट इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जैसे आर्टिकुलर सरफेस वन बॉल
वन बोन इज बॉल लाइक एंड अनदर वन इज सॉकेट लाइक। जैसे एक बॉल किसी सॉकेट के अंदर घूमता है वैसे ज्वाइंट है, जैसे हम लोगों का ह्यूमरस और शोल्डर ज्वाइंट है, या उसी तरह फीमर और उसका ज्वाइंट है पेल्विक गर्डल से, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। और तीसरा एक अच्छा एग्जांपल है इन बिटवीन द इनकस एंड स्टेप्स। अब देखिए यहाँ पे साउंड वेव आया, कलेक्ट हुआ पिन्ना से, आया एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से, टकराएगा अम्बो से, अम्बो में सबसे ज्यादा वाइब्रेशन होगा, इससे लूजली अटैच्ड है मैलियस, मैलियस वाइब्रेट करेगा, मैलियस के वाइब्रेशन से मूव करेगा ये इनकस, और इनकस के मूवमेंट से मूव करेगा स्टेप, और स्टेप जाके टकराएगा इस ओवल मेम्ब्रेन से। और यहाँ आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे पेरिलिम्फ है, फ्लूइड है, इसमें वाइब्रेशन होगा और ये वाइब्रेशन रिसीव करेगा यहाँ पे सेल, सेंसरी सेल, और नतीजा होगा इम्पल्स का ऑरिजिन। कैसे वो सब डिटेल पढ़ेंगे, उसका अलग डायग्राम बनेगा, डिटेल तब बताएंगे। यानी यहाँ पे जो वाइब्रेशन हो रहा है टिम्पैनम पे, उसको एक छोटे से एरिया में, अब टिम्पैनम से काफी छोटा है ये ओवल मेम्ब्रेन, तो इसको कई गुना बढ़ाता हुआ ये इसको पहुंचा देता है। यानी जितना वाइब्रेशन होगा उसका सेवरल टाइम्स यहाँ पे होगा, और ये कॉज करेगा वाइब्रेशंस इन द पेरिलिम्फ और रिसीव करेगा सेंसरी सेल और हियरिंग होगा। कैसे होगा देखते हैं। तो आप देख रहे हैं इसका वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई कर रहा है, बढ़ा रहा है, और साथ ही साथ टिम्पैनम पे जो बड़े सरफेस एरिया पे है जितना वाइब्रेशन, उसको कई गुना मल्टीप्लाई करके ये पहुंचा रहा है छोटे सरफेस एरिया पे, काफी वाइब्रेट करता है। अभी इसी में कहा था कि बाकी टेट्रापोड जो है वहां पे एक ही बोनियोसाइकिल है यहाँ पे, जिसको कॉल्यूमेला ऑरिस कहते हैं। कॉल्यूमेला ऑरिस आल्सो डेवलप फ्रॉम हायोमैंडिबुलर बोन, यानी जिससे हम लोगों में डेवलप होता है ये स्टेप्स, उसी से कॉल्यूमेला ऑरिस है। या यूं कह सकते हैं कि जो स्टेप्स है इट इज एक्चुअली द कॉल्यूमेला ऑरिस व्हिच इज प्रेजेंट इन अदर टेट्रापोड। अब देखिए जब ये स्टेप इससे टकराएगा स्टेपेडियल प्लेट, तो फिर इसको वापस अपनी जगह खींच के लाने का काम करेगा स्टेपेडियल मसल। स्टेपेडियल मसल विल कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इट विल पुल द स्टेप्स अवे फ्रॉम ओवल मेम्ब्रेन। इस ओवल मेम्ब्रेन से स्टेप को खींच लेगा, दूर खींच लेगा, और फिर दोबारा वाइब्रेट करेगा, फिर स्ट्राइक करेगा। तो ये इसका काम है स्टेपेडियल मसल का। अब यहाँ पे एक रेड कलर का मसल आप देख रहे हैं, दिस वन, इसको टेंसर टिम्पैनी मसल कहते हैं। टेंसर टिम्पैनी मसल, जब लाउड साउंड होता है, नॉइज होता है, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होगा, तो वाइब्रेशन जब बहुत ज्यादा होगा टिम्पैनम में, तो इस सब में भी वाइब्रेशन होगा, तो फ्रिक्शन के कारण ये सब डैमेज हो जाएगा। पर्सन का हियरिंग खत्म हो जाएगा। तो वैसे कंडीशन में जब ज्यादा नॉइज होता है, लाउड साउंड होता है, तो टेंसर टिम्पैनी मसल कॉन्ट्रैक्ट रिफ्लेक्सली, ये रिफ्लेक्सली कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड इट विल पुल द हैंडल ऑफ द मैलियस अवे फ्रॉम अम्बो। जब काफी ज्यादा साउंड होगा, काफी ज्यादा टिम्पैनम में वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा लाउड साउंड से, तो ये टेंसर टिम्पैनी कॉन्ट्रैक्ट करेगा और खींच लेगा, मैलियस के हैंडल को खींच लेगा अम्बो से, जिससे इसमें वाइब्रेशन रुक जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो इतना ज्यादा वाइब्रेशन होगा कि ये तीनों बोनियोसाइकिल डैमेज हो जाए। तो ये रिफ्लेक्सली कॉन्ट्रैक्ट करता है टू पुल द हैंडल ऑफ द मैलियस अवे फ्रॉम अम्बो। ये काम होता है टेंसर टिम्पैनी मसल का। और मिडिल ईयर, ये जो आप फेरिंक्स से देख रहे हैं, इट रिमेन्स क्लोज्ड इन नॉर्मल कंडीशन। हम लोगों में नॉर्मल कंडीशन में ये यूस्टाचियन ट्यूब बंद रहता है। ये खुलता तभी है जब इसके अंदर एयर प्रेशर कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मान लीजिए कि इधर प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो टिम्पैनम पे दबाव पड़ेगा, तो टिम्पैनम पे दबाव पड़ेगा तो टिम्पैनम अंदर जाएगा तो काफी दर्द होगा, फट भी सकता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी उतना ही एयर प्रेशर होना चाहिए जितना बाहर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उस समय फारिंक्स खुल जाएगा, फारिंक्स खुलेगा और माउथ से, बकल कैविटी से एयर पहुंच जाएगा इस मिडिल ईयर में,
और इस प्रेशर को बैलेंस कर लेगा। और ठीक इसका उल्टा, जब हाइट वगैरह पे जाते हैं वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, अंदर मिडिल ईयर में प्रेशर ज्यादा है, तो ये उल्टा इधर इस पर दबाव पड़ेगा, तो फिर कान में दर्द होता है कई बार, तो फिर फारिंक्स खुलेगा, ये यूस्टेशियन ट्यूब खुलेगा और एक्स्ट्रा एयर बाहर आ जाएगा टू मेंटेन द प्रेशर। तो इसका काम होता है ओनली टू मेंटेन द प्रेशर हम लोगों में। फ्रॉग में इट रिमेन्स ऑलवेज ओपन, परमानेंटली ओपन होता है, इसलिए कि फ्रॉग में एक्सटर्नल ईयर नहीं है। तो एक्सटर्नल ईयर नहीं है तो साउंड वेव जाएगा कैसे? तो फ्रॉग में बकोफैरिंक्स, वहां बकल कैविटी ऑफ फैरिंक्स अनडिफरेंशिएटेड है, उसमें पायलट नहीं है, तो साउंड वेव जाएगा फैरिंक्स में, बकोफैरिंक्स में, और वहां से यूस्टेशियन ट्यूब जो खुला हुआ है चला जाएगा इनटू द मिडिल ईयर एंड इट विल स्ट्राइक द टिम्पैन। लेकिन हम लोगों में साउंड वेव डायरेक्टली बाहर से आ रहा है, इसलिए इसको ये बंद रहता है। ये तभी खुलेगा जब एयर प्रेशर बैलेंस करना होगा। जैसे हम लोग कोई चीज चबाते हैं, भूंजा वगैरह खाइएगा, चबाइएगा, या कोई खाना खाइए चबा के खाइएगा, तो आपको एक अलग सा साउंड सुनाई पड़ेगा, एक अलग साउंड सुनाई पड़ेगा। वो साउंड कहाँ से आ रहा है? माउथ से। या याउनिंग, जब जम्हाई लेते हैं तो एक अलग आवाज सुनाई पड़ेगा, उसमें खुल जाता है। डाइविंग, जब गोताखोरी करते हैं। ड्राइविंग, जब आप तेज से बाइक से, कार से तेजी से जा रहे हैं और हवा टकरा रहा है, तो यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, तो फिर यूस्टेशियन ट्यूब खुलेगा। तो जब आप ड्राइविंग करते हैं, डाइविंग करते हैं, यार्निंग करते हैं, मास्टिकेशन, फूड को चबाते हैं, तो एक अलग सा साउंड सुनाई पड़ता है। या टेक ऑफ द प्लेन, प्लेन जब टेक ऑफ करता है या लैंडिंग जब करता है, तो एक अलग सा आवाज सुनाई पड़ता है कान का, वो आवाज आता है ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ द यूस्टेशियन ट्यूब, अदरवाइज इट रिमेन्स क्लोज। तो हम लोगों में मिडिल ईयर का काम दो हो गया। एक तो टिम्पैनम पे जो वाइब्रेशन है उसको कई गुना बढ़ा के पहुंचा देना ओवेल मेम्ब्रेन पे। अब ओवेल मेम्ब्रेन पे पहुंचेगा तो क्या होगा वो तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, लेकिन पहुंचा देना है। और दूसरा, एयर प्रेशर मेंटेन करना है जिससे कि टिम्पैनम डैमेज नहीं। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा, यूस्टेशियन ट्यूब खुलेगा, एक्स्ट्रा एयर मिडिल ईयर से बाहर आ जाएगा माउथ में, फैरिंक्स और माउथ में। और ठीक इसका उल्टा, बाहर जब प्रेशर कम हो गया, जैसे हाइट पे जाते हैं, हिल स्टेशन पे गए, तो कान दर्द कर सकता है, ऊंचाई पे जाएगा कान में दर्द होगा। क्यों दर्द हो रहा है? बिकॉज बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है और मिडिल ईयर में प्रेशर ज्यादा है, तो उस समय ये खुलेगा। नहीं खुलेगा, कभी कभी अगर चिपक जाता है तो सीवियर पेन होता है, बर्दाश्त नहीं होगा। फिर जैसे ही खुलेगा तो फिर आपको एक अलग आवाज आएगा। या प्लेन, जैसे अगर प्लेन पे आप जाते हैं फ्लाइट में, तो अचानक जब हाइट पे जाता है वो 4000 5000 मीटर से ऊपर चला जाता है, 30 35 40 हजार मीटर की ऊंचाई पे जाता है ये जो सिविल एविएशन का प्लेन है। तो उस समय जब हाइट असेंड करता है तो फिर आपको लगेगा कान चिपक गया, तो खुलेगा तो फिर आवाज आएगा सनसनाहट का। तो वो ड्यू टू एयर मेंटेनेंस ऑफ एयर प्रेशर। तो आज हम लोगों ने एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर डिस्कस किया और ईयर का इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट देखा कि कैसे